Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of today. And today being a Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on our direct numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. Our direct numbers once again are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please dial the STD code 011 before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज दिन है रविवार और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस अर्जुन चौधरी से। Along with traditional farming, adopting new alternatives and innovations are important to create new opportunities in agriculture, says Prime Minister Narendra Modi. Indian companies raised over 31,000 crore rupees through IPOs so far this fiscal. And foreign investors pump in over 10,000 crore rupees into the Indian capital market so far in the month of March. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि में नए अवसर उत्पन्न करने के लिए पारंपरिक खेती के साथ साथ नए और आधुनिक विकल्पों को अपनाना भी महत्वपूर्ण है। चालू वित्त वर्ष में भारतीय कंपनियों ने आईपीओ से 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इकट्ठा की और विदेशी निवेशकों ने मार्च में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के सामने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में नयापन और आधुनिकता लाने का प्रयास होना चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र में भी आधुनिकता समय की मांग है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को अपनाना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने श्वेत क्रांति के दौरान इसे महसूस किया है। अब मधुमक्खी पालन भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन देश में शहद क्रांति या मीठे आंदोलन का आधार बना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही शहद के उत्पादन में वृद्धि हुई है। हर वर्ष लगभग 1.25 लाख टन शहद का उत्पादन किया जाता है और बड़ी मात्रा में शहद का निर्यात भी किया जा रहा है। शहद के अलावा मधुमक्खी के छत्ते से मिलने वाला मोम भी आय का एक मुख्य स्रोत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्तमान में भारत मधुमक्खी के छत्ते से मिलने वाले मोम का आयात करता है, लेकिन हमारे किसान बहुत तेजी से इस स्थिति को बदल रहे हैं और एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश में अधिक से अधिक किसानों को अपनी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से लाइट हाउस अनूठे होते हैं और उनकी भव्य संरचना हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करती रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में 71 लाइट हाउसों की पहचान की गई है। इन लाइट हाउस को उनकी क्षमता के अनुसार संग्रहालय, एम्फी थिएटर, ओपन एयर थिएटर, कैफेटेरिया, चिल्ड्रंस पार्क, पारिस्थितिकी के अनुकूल कॉटेज और लैंडस्केपिंग से सुसज्जित किया जाएगा। And we are now joined by our first caller of the evening. We are joined by Varun from Delhi. Varun, a warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to Dhirendra Kumar. सर गुड इवनिंग। सर मुझे पूछना है, इस टाइम जो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए
और दूसरा मेरा क्वेश्चन है सर, बिरला सन लाइफ का जो फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, उसका क्या ये करे? अभी थोड़ा सा उसका ये खराब चल रहा है सर प्रदर्शन। नैस्डैक 100 भी एक इक्विटी फंड है और वो विदेशी बाजार में लगाता है। यहाँ पे एक एडेड डिमेंशन है कि करेंसी का जो बदलाव है उसका भी इस पर असर होता है और उस वजह से ये अट्रैक्टिव लग रहा हो। लेकिन मेरी सलाह जो होती है कि हमेशा अगर आपके पास लमसम हो तब भी एवरेज करके लगाएं, क्योंकि वो ये नहीं कि आपको उसका फायदा होगा या नुकसान होगा। उसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप इसमें लंबे समय तक बने रह पाएंगे। लगाने के साथ अगर 15-20% बाजार अगर गिर जाता है, जो कि हैरानी की बात नहीं होगी, तो ये आपके लिए उसमें बने रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सलाह होगी कि किसी भी इक्विटी फंड में नैस्डैक 100 को इंक्लूड करके आपको हमेशा इक्विटी में धीरे धीरे पैसा ही लगाना चाहिए। और बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड थोड़ा बिलो एवरेज परफॉर्मर रहा है। इसको मेरे ख्याल में कुछ समय और देना चाहिए और उसके बाद फिर देखना चाहिए कि, क्योंकि ये कुछ अगर इसको देखें तो ये बिल्कुल इंडेक्स की बराबरी कर रहा है पिछले 1 साल में, और 3 साल में इंडेक्स में थोड़ी कम रिटर्न इसकी रही है। ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि इसकी स्थिति बहुत खराब है। पिछले 1 साल में ये 70% बढ़ा है और उतना ही करीब हमारा टोटल रिटर्न इंडेक्स भी बढ़ा है। और लार्ज कैप इंडेक्स का एवरेज जो है वो थोड़ा इससे कम होगा, तो अभी एवरेज से थोड़ा बेहतर है। हाल फिलहाल इसका प्रदर्शन उतना कमजोर नहीं है। उसके पहले जो समय था उसमें जरूर इसका कमजोर था, तो इसको कुछ समय और दे और मुझे लगता है कि इसका परफॉर्मेंस उतना बुरा नहीं है जितना पहले था, बड़ी सुधार हुई है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, मनोज, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। मनोज, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं जी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मनोज, अपना सवाल दोहराएं। हाँ, सुन पा रहे हैं। मनोज जी, अपनी रेडियो की जो वॉल्यूम है ना उसको धीमी करके सवाल पूछिए प्लीज। हाँ, ठीक है। मुझे लगता है लाइन में कुछ गड़बड़ी है, इनका सवाल नहीं सुन पा रहे हम। जी, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जी, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, अगले कॉलर है मुंबई से अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Namaste. Namaskar. Ji. Yeah. My question to Mr. Dinendra is regarding Franklin mutual fund. Now with the problems that they have faced, is it fine to continue investment in? I have some investments in Franklin India Prima and Opportunities. So should I continue with that or should I exit it? Equity funds are completely insulated from Franklin funds, so to say, because, all the problem that they faced was in a very small set of, those 6 debt funds, nothing beyond that. But because, they have a large number of individual investors have invested in Franklin funds, most of the equity funds, and because of the noise around that, a lot of investors pulled out, and at an inopportune time, it might have turned out to be a fairly negative thing or a difficult thing for Franklin, and that would have dragged the performance as well. But I think, their equity funds are not doing poorly, and if at all you have to, pull your money out, be guided only by the performance, nothing else. We are joined by Venugopal from Mumbai. Venugopal, a warm welcome to you in Market Mantra. Please ask your question to the expert. Mr. Venugopal? Yeah, good evening. Good evening. Please ask your question. I have one suggestion. I am calling from Bombay. Yes, sir. You have to change you ought to change the format of the Market Mantra, because you don't cover economic news in total. Only 1 or 2 issues you take up. We would like to have a general review of the economic situation on a daily basis. That will be very helpful. Because, for example, last week you were covering COVID vaccine, and that is being covered by All India Radio in almost all the news bulletins in full. So there is not much that can be covered in the Market Mantra again. Thank you. जी, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी सलाह संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा देंगे।
अगले कॉलर हैं मुंबई से हरीश। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हरीश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हरीश? हाँ, नमस्कार सर। स्वागत है जी, सवाल पूछें। सर, मेरा ना आईसीसी बैलेंस प्रूडेंशियल ग्रोथ फंड में और एक आदित्य बिरला 96 वाला जो टैक्स सेवर फंड है, उसमें डायरेक्ट किया हुआ है। तो क्या इसको इन्वेस्टेड रहने दूं या और मतलब इसको बीच में योग दूं? पहला वाला आपने कौन सा फंड बताया? एक तो आदित्य बिरला सन लाइफ 95 टैक्स सेवर 95 जो हो गया था, और कौन सा फंड आपने बताया? उनसे हम ICICI Prudential Fund is what he mentioned, Dhirendra. No, they have multiple. No, I also heard balance, but they have different kind of more than one balance fund. They have a balanced advantage fund. जी, अभी उनसे कांटेक्ट हमारा टूट गया है। जी। आप जी दूसरा जो उनका था उसके बारे में बता दें। और वो दूसरा जो इक्विटी फंड है, वो जो टैक्स सेविंग फंड पहले था, वो बहुत अच्छा फंड है और उसमें अपना निवेश जारी रखना चाहिए अगर पैसे की जरूरत ना हो। जी। नेक्स्ट कॉलर इज आशु दुग्गल फ्रॉम गाजियाबाद। आशु जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए। Very good evening to Market Mantra team. So I have a very small query. Actually, I'm a little confused. In the budget, Finance Minister proposed some additional tax which would be placed on Provident Fund savings above 2.5 lakhs. Mm-hmm. That is, the income earned on the interest would be taxable beyond 2.5 lakhs. Now, it was revised to 5 lakhs. Yeah. I just want to know more about this. And is this revision for private sector employees or it is only for the central government employees? Okay. Like how exactly? Yes. It is applicable to Employee Provident Fund organization, which means private sector employees who are members of the Employee Provident Fund organization. Your PF is deducted and deposited with them. It is also applicable to federal government or state government provident fund, which is managed for them. And their corpus is also, they attract. And what the announcement was, the budget has made a provision that if your annual deduction, if it was exceeding 2.5 lakh rupees, the interest earned on all the older accumulation will be taxable. The way it happens on a deposit. Interest is accrued on your deposit. Whether you take that interest or not, you pay taxes on that. So interest earned or on your accumulated deposit will be taxable if your annual contribution was exceeding 2.5 lakh rupees. Now that has been revised to 5 lakh rupees. So if your annual contribution is not exceeding 5 lakh rupees, then there will all the interest earned on the accumulated sum of your provident fund will remain tax free. If it is crossing 5 lakh rupees, then it will be subject to taxation at applicable rates. दिल्ली से RS दहिया हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल। सर नमस्कार। आपने रेडियो सेट की आवाज कम करना जी। ओके। हेलो sir, my question to Dhirendra is using a term called market life cycle. What is the duration of market life cycle? 3 years, 5 years, 7 years, 10 years, how much? Yeah, I would say that a full market cycle could be, sometime it happens, your full market cycle could be a down cycle and an up cycle, or could be an up cycle and a down cycle. So I would say that sometimes it is 3-4 years, sometimes it is 5 years, but in 3-4-5 years it does happen. Our next caller is Mr. SPS Jain from Noida. Jain साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार जी, धीरेन्द्र जी को भी नमस्कार। नमस्कार। ये बैलेंस एडवांटेज फंड और हाइब्रिड फंड में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में ही इक्विटी और डेट का मिक्स है, और कंपैरेटिवली कौन सा बेटर है अगर 3-4 साल के लिए लिया जाए? नहीं, ये बहुत ही सीधा सा है। ये जो डेफिनेशन है वो उसमें प्रावधान है कि जो बैलेंस, जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, इसमें आप जो इक्विटी का एलोकेशन है वो 2/3 से 75% तक होता है, और जो बैलेंस एडवांटेज है उसमें उसमें
40-50% भी इक्विटी हो सकता है। उसमें एक बहुत बड़ा वेरिएबल कंपोनेंट होता है। उसका टैक्स ट्रीटमेंट के लिए उसको 65% तक इक्विटी रखा जाता है ताकि उसको इक्विटी की तरह का टैक्स ट्रीटमेंट मिले, और वो अचीव किया जाता है आर्बिट्राज प्रोविजन से। तो ये जब टैक्स इक्विटी के लिए फेवरेबल था तब बैलेंस एडवांटेज फंड शुरू किए गए थे। तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड को एक कंजर्वेटिव बैलेंस फंड समझिए। चेन्नई से काशीनाथ हमारे साथ हैं। काशीनाथ जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो काशीनाथ जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। गुड इवनिंग जी। सर मेरा सवाल धीरेन्द्र जी से ये है कि सर जो मेरा दोस्त को 39 प्लस है, वो जो अटल पेंशन योजना होता है ना सर, वो पेंशन स्कीम, वो बैंक में मेरा साथ गया था। वो बोला कि पेंशन 5000 के लिए उसको चाहिए, तो बैंक वाले ने बोले अभी अब उसको 20 साल देने का है, 1600 पर मंथ देना चाहिए उसको। तो मैंने बोला कि मैंने मेरे दोस्त को सलाह दिया कि वही 1600 किसी अच्छी फ्लेक्सिया फंड में रखोगे तो 20 साल के बाद तुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो मानता नहीं। इसका बारे में आपका राय थोड़ा चाहता हूँ। धन्यवाद दीजिए। जी हाँ, आपकी सलाह अच्छी है कि इस फंड में अगर कोई आदमी 1-1.5 हजार रुपए का और समय के साथ अगर उसको बढ़ाता रहे तो उसकी जो पूंजी है वो शायद ज्यादा बढ़ पाए, क्योंकि एनपीएस में लेकिन एक एनपीएस का एक वेरिएंट आता है जिसमें कि आप एक कम से कम पेंशन की गारंटी दी जाती है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि उसमें गारंटी की जरूरत पड़ेगी, सरकार की गारंटी का आप फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि अगर आपका पैसा उसमें अगर उससे ज्यादा अगर जिस तरह से उसको रखा जाता है और 15-20 साल के लिए एनपीएस में पैसा लगेगा, और अगर 15-20% भी अगर उसमें इक्विटी का एलोकेशन रहा तो जो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे बेहतर ही मिलेगा। लेकिन उसमें एक फॉल बैक है कि सरकार की तरफ से लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका प्रावधान किया गया है। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। आप अपने दोस्त को जो सलाह दे रहे थे वो उचित है। 15-20 साल में इक्विटी का रिस्क काफी कम हो जाता है और उनकी जो रकम है वो काफी बड़ी रकम हो सकती है इतनी लंबी अवधि में। Our next caller is Dolly from Jodhpur. Dolly, a warm welcome to you in the program. Please ask your question to the expert. नमस्ते, मैं धीरेन्द्र जी से पूछना चाहती हूँ। हेलो जी, सवाल पूछें। जी, एक्चुअली मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है सुंदरम मिड कैप में पिछले 5 सालों से, लेकिन अभी कोई एक्चुअली एसआईपी नहीं है। बट एज सून एज मैं जॉब शुरू करूंगी तो 5000 का पर मंथ का प्लान करना चाह रही हूँ मैं, और कुछ टाइम तक ये मुझे अमाउंट चाहिएगा भी नहीं, बट मैं रिस्क भी नहीं चाहती ज्यादा। तो किस फंड में इन्वेस्ट करूँ, आप सजेस्ट करेंगे? अब मेरी सलाह होगी कि अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहती हैं तो एक कंजर्वेटिव इक्विटी हाइब्रिड में फंड में पैसा लगाइए और 1-2 साल इसको जारी रखिए। तब आपको पता चल पाएगा कि उतार चढ़ाव क्या है और इसको आप कैसे विथस्टैंड कर पाती हैं, कैसे इसको नेविगेट कर पाती हैं। और अगर आपको लगता है कि इस पैसे की जरूरत काफी समय तक नहीं पड़ेगी, थोड़ा उतार चढ़ाव भी आप झेल पाएंगे, तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए। इसमें 1/3 पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है और शुरुआती निवेशक के लिए रिलेटिवली ज्यादा स्टेडी व्हीकल साबित होता है। और इन दोनों तरीके के फंड में से एक का चुनाव करें और अपना निवेश शुरू करें। मुझे लगता है ये जो आपका सोच है कि आप जैसे नौकरी शुरू करेंगी, आमदनी होगी और आप ये करेंगे, ये अपने आप में आपको सब बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। अगर आप मेरी सलाह न भी माने, अगर आप किसी भी तरह से, अगर आप कुछ नहीं म्यूचुअल फंड में करती हैं, अगर आप शुरुआती साल में अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट भी करती हैं और 2-3 साल के बाद आप किसी इक्विटी, जब थोड़ा रकम इकट्ठा हो जाता है उसके बाद आप इक्विटी में लगाती हैं तब भी, लेकिन शुरुआती निवेश आपका कर पाना अपनी आमदनी से, ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। बस्ती से संतोष हमारे साथ हैं। संतोष, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो जी संतोष, सवाल पूछें। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये जानना है कि मान लीजिए हमने लाइफ कवर 3 कंपनियों से लिया है अलग अलग, और अलग अलग प्रीमियम हम भर रहे हैं, और मेडिक्लेम मतलब हेल्थ इंश्योरेंस भी 2 जगह से लिया है, 2 कंपनियों से अलग अलग।
तो मुझे ये जानना है, कोई दुर्घटना होने पे क्या मैं तीनों जगह पे एक साथ क्लेम कर सकता हूँ? और दूसरा सवाल है कि लाइफ कवर इंश्योरेंस जो है और टर्म इंश्योरेंस, ये दोनों में बेटर कौन सा है, कौन सा लेना चाहिए? थैंक यू। हेलो जी। अब मैं इनका आखिरी भाग सवाल का नहीं सुन पाया था। तो इनका एक तो है कि इन्होंने कई जगह से इंश्योरेंस लिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस भी और मेडिकल इंश्योरेंस भी। ये जानना चाहते हैं क्या हम किसी दुर्घटना की स्थिति में क्या हम सब जगह से क्लेम कर सकते हैं? अगर ये लाइफ इंश्योरेंस की बात है, तो अगर आपने सारा इंश्योरेंस खरीदते समय अगर ये डिक्लेयर किया हुआ है कि आपके पास ये एक था, फिर दूसरे में आपने पिछले 2 के बारे में बताया हुआ है, तो आप कर सकते हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस बारे में मुझे पता नहीं है कि मल्टीपल इंश्योरेंस होने पे आप क्या कर सकते हैं। हाँ, एक बार क्लेम किसी और से लें, दूसरी बार क्लेम किसी और से लें, ऐसा संभव है, लेकिन एक ही बार बीमार पड़ने के लिए 2 जगह से आप क्लेम नहीं ले सकते। Well, Dhirendra, isn't the principle of subrogation applying here? Pro rata, a claim is made to all the insurance providers if you have already subscribed to more than one. I think it is practically not feasible because the third party, the TPA, the claims manager, the guy who takes care of your claims management, he would like, it is generally dealt, one insurance company deals with one patient, one hospitalization and other treatment together. But I don't know the greater detail. I'm not an expert on insurance and how the mechanics of it. मोदी नगर से अशोक हमारे साथ हैं। अशोक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो जी। हाँ, मैं मोदी नगर से अशोक कुमार बोल रहा हूँ। जी। हाँ, धीरेन्द्र जी को और आपको नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका, आपको भी। और मेरा सवाल ये है, चलो इस बार अब लिमिट तो खत्म हो गई, 80C में लिमिट अभी वही है 1.5 लाख की। अब पुराने सिस्टम से टैक्स, और वो जो है ना सीनियर सिटीजन की कोई टैक्स सेविंग स्कीम या कोई और टैक्स से रिलेटेड चीज बता दीजिए। नहीं, कोई ऐसा खास चीज नहीं है जो सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा उपलब्ध हो। और वो 80C का जो लिमिट है वो सालों साल से एक ही है, और हर तरह का चीज, बल्कि आपका प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन, ये सब कुछ उसके लिए एलिजिबल होता है। तो ये एक चीज है जो कि समय के साथ नहीं बदला है। Our next caller is SL Gupta from Delhi. A warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question, sir. गुप्ता जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने रेडियो की जो वॉल्यूम है वो उसको धीमी कर दे, फिर सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, हेलो जी, सवाल पूछिए सर। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मेरे को। जी, पूछिए। हाँ, ओके। मेरे को गोल्ड ETF के बारे में मालूम करना था। जो जहाँ मेरा डीमैट अकाउंट है कंपनी में, उनकी साइट पे देख रहा था मैं, कुछ बहुत सारे गोल्ड ETF लिस्टेड हैं। उनमें से कुछ मैंने कलेक्ट करे, लेकिन जो उनमें रेट है वो अलग अलग आ रहे हैं। किसी में तो 40 रुपए आ रहा है, किसी में 400 रुपए आ रहा है, किसी में 4000 रुपए आ रहा है जी। तो जहाँ तक 4000 रुपए वाले का सवाल है, वो तो समझ में आता है भाई 1 ग्राम गोल्ड के रेट है, लेकिन 400 रुपए और 40 रुपए क्या है, एक तो वो मेरे को मालूम करना है। और कौन सा आप मेरे को एडवाइस करेंगे वो प्लीज बताइए मेरे को, गोल्ड ETF कौन सा बेटर इन्वेस्ट करना है। ये जो दाम है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। इसके 2-3 कारण है। एक तो कि ये यूनिट है, एक 1/10 या एक पूरा यूनिट या 100, इसकी वजह से उसका दाम ऐसा रहा होगा। दूसरा कि किस समय किस फंड को चालू किया गया था, उस पर आधारित इनका एनएवी होगा। अगर आप इनका एनएवी की तुलना करें तो आपको बहुत अलग अलग तरीके का एनएवी मिलता है। ये 14 रुपए, 18 रुपए, 17 रुपए, इस तरह का भी आपको एनएवी दिखेगा। 14 रुपए से 20 रुपए के। और ये जो एनएवी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज एक दिन का जो अंतर इन फंड में होता है वो उतना ही होता है जो करीब करीब सोने के दाम में होता है। और हर एक फंड में कुछ ऐसा ही होता है। अब अगर ये उदाहरण के तौर पे अगर 1% का अगर अंतर आए, तो जिसका एनएवी 18 रुपया है उसमें 1% की वृद्धि होगी। जिसका 12 रुपया है उसमें भी 1% 12 रुपए पे आधारित वृद्धि होगी। तो एनएवी का स्तर क्या है, इस पर फर्क नहीं पड़ता है। और ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वो फंड कब लॉन्च हुआ था। और अधिकतर गोल्ड ETF
करीब करीब एक से ही हैं। एक्सपेंस के आधार पर भी आप इसमें खास अंतर नहीं ला सकते, क्योंकि एक्सपेंसेस भी इनके करीब करीब बराबर से हैं। तो मुझे लगता है कि जो आप आसान तरीके से आप खरीद सकते हैं वो आप खरीदिए। And before we take our next caller, let's have a look at our second and third headline stories. Despite volatility, foreign investors have pumped in over 10,000 crore rupees into the Indian capital market so far this month. According to the depository's data, foreign portfolio investors or FPIs invested 10,557 crore rupees in equities but pulled out 302 crore rupees from the debt market so far in the month of March, taking the net outflows to 10,255 crore rupees. Prior to this, they had pumped in 23,663 crore rupees in the Indian markets in February and 14,649 crore rupees in January. Buoyed by global liquidity, Indian companies raised over 31,000 crore rupees through the initial public offers IPOs in the ongoing fiscal year. This is the highest fundraising through IPOs in the last 3 years. According to the data available with the stock exchanges, 30 firms have raised 31,277 crore rupees through IPOs in 2020-21, which is higher than the 20,352 crore rupees mopped up through 13 initial share sales in the preceding fiscal year. Prior to that, 14 companies had floated IPOs in 2018-19 to raise 14,719 crore rupees, and 45 main board IPOs during 2017-18 collectively raised 82,109 crore rupees. According to reports, IPOs of as many as 28 companies are still in the pipeline, waiting for regulator SEBI's approval for raising over 28,000 crore rupees. गुरुग्राम से बीबी नरूला हमारे साथ हैं। नरूला जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Yeah, good evening. I have a question for Mr. Dhirendra. जी. You see, I had invested 2.1 lakhs in the year 2015 in Reliance MIP fund. Okay. And which is now Nippon India mutual fund, and this has been segregated into two portions. One is segregated portfolio number 1, and in which they've already given me 24,000 rupees, and it is showing that there are no units in this. And there is one segregated portfolio 2 in which they are showing around 6,200 units, but there is no income derived from that. Okay. And there is this hybrid growth plan, hybrid bond fund, in which the original units are being shown, and in which I had invested 2.1 lakhs, and making a profit of 45,000. Now my question is, if I redeem this at this stage, besides 24,000 which they've already given to me in portfolio 1, will they give some additional amount, or will that the units which are already held around 6,200, my entire fund money will vanish? No. I'll tell you how this segregation of portfolio works. You invested in a fund, and that fund invested in a set of bonds. One of the bond actually turned bad. It did not pay the principal and interest on time, and that is why that particular bond was segregated. You were allotted some units. So on a particular date when this was issued, when this units were allotted to you, a certain part of the bond portfolio was moved to that. Now, they have stopped getting the interest and principal on time, but they are hoping that at some point in future they will get it. You are entitled to all the proceeds of whenever they realize it, you will get it even if you exit the fund. The fund that you will exit is a live fund. The NAV would have come down soon after the segregation of the portfolio, and you have liquid units available of the subsequent one. But you will still have an entitlement to the segregated portfolio as and when they realize it. जी धीरेन्द्र, आज वक्त इतना ही है। हाँ, हमें यहीं पर खत्म करना होगा। कार्यक्रम में शामिल होने और सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And before we close, a reminder of the headlines. Along with traditional farming, adopting new alternatives and innovations are important to create new opportunities in agriculture, says Prime Minister Narendra Modi. Indian companies raised over 31,000 crore rupees through IPO so far this fiscal. And foreign investors pump in over 10,000 crore rupees into the Indian capital market so far in March. And that's all in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.